बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बट हमने चैप्टर नंबर 5 के रिव्यू क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए थे और लास्ट लेक्चर में हमने एमसीक्यूज और रिव्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे 2 या 3। ठीक है, आज हम रिव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है 5.5, रिव्यू क्वेश्चन नंबर 5.5। ठीक है बेटा, अब रिव्यू क्वेश्चन नंबर 5.5 की स्टेटमेंट सुन लें। व्हाई द अर्लियर साइंटिस्ट कुड नॉट गेस द अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स, के जो अर्लियर साइंटिस्ट थे, जब ये ग्रेविटी का कंसेप्ट आने से पहले उन्हें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में इल्म क्यों नहीं हुआ। ठीक है, ऐसी क्या चीज़ थी कि वो उसे मालूम ना कर सके। तो बेटा इसके आप रीजन लिख लें यहाँ पर, द अर्लियर साइंटिस्ट कुड नॉट guess the value of gravitation because of its very small value। जो ग्रेविटेशन की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, इसी वजह से एक तो रीज़न ये होगी कि वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इसी वजह से हम उसे उसे फाइंड नहीं कर सके। तो इसकी वैल्यू आपको पता है, ग्रेविटेशन की वैल्यू क्या होती है। अगर आपने ग्रेविटेशन कांस्टेंट पढ़ा होगा कि 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है बढ़िया, क्योंकि वैल्यू अब माइनस के अंदर है, यानी कि बहुत कम वैल्यू है, इसीलिए इसे कैलकुलेट नहीं किया गया। आल्सो इसकी नेक्स्ट रीजन बढ़िए, देयर वाज नो सच सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट was invented। कि उस वक्त जो ऐसा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट हमें दरियाफ्त ही नहीं किया था जिसकी वजह से हम उस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, बट ये जो रीजन्स थी इसकी, जो ग्रेविटेशन की जो फोर्स है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, और दूसरा ये कि जो उस वक्त कोई ऐसा हमें देयर वाज नो सच सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट वाज इन्वेंटेड, कि वहाँ पर हमने कोई ऐसा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट भी हमें इन्वेंट नहीं कर सके। ठीक है बेटा, उसके बाद इसका एक और रीजन लिख लें, आल्सो इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। ये क्या था, उस वक्त बहुत नेचुरल था। अगर हम भी आप भी देखिए तो नेचुरली है कि हर जो चीज़ ऊपर गिरेगी वो नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, या ग्रेविटी का जो कानून है ये नेचुरली है। ठीक है, तो इसी वजह से वो उन्हें दूसरे प्रोसेस से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सके। ठीक है बेटा, तो ये इसकी रीजन थी 5.5 की, जो आपने इसके अंदर पुट करनी थी। नोट कर लें बेटा, शाबाशी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5.6। बट नेक्स्ट क्वेश्चन 5.6 स्टेटमेंट सुन लें। हाउ कैन यू से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फील्ड फोर्स। कह रहा है आप ये कैसे बता सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि जो फील्ड फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही बात है। ठीक है, तो आप लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फील्ड फोर्स बिकॉज when object is moving
अराउंड द अर्थ, ये जो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ ही रिवॉल्व कर रहा है, व्हेन अराउंड द अर्थ एंड अर्थ attracts it with a force towards itself, तो अर्थ है वो इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। उसको आप ये लिखेंगे when the object is out of the field vision of earth, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की फील्ड रीजन से बाहर चला जाता है, द अर्थ कैन नॉट अट्रैक्ट दैट ऑब्जेक्ट, तो अर्थ क्या करेगी, उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्टिव नहीं कर सकेगी। ठीक है बेटा, अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्टिव नहीं कर सकेगी। सो we can say that, हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स is a field force, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी फील्ड फोर्स कहला सकती है। ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन ये बेटा कि ग्रेविटेशनल फोर्स उस वक्त एक्सर्ट करेगी दूसरी बॉडी के ऊपर जब वो उस दूसरी बॉडी के रीजन के अंदर आएगा। ठीक है, लेट्स सपोज मैं पहले भी आपको एग्जांपल के बार दे चुका हूँ कि ये अर्थ है। ठीक है, और ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर बेटा ये इसके फील्ड से बाहर है, सपोज ये इसका फील्ड है, अगर ये ऑब्जेक्ट इस अर्थ की फील्ड से बाहर है तो ये अर्थ इसे अट्रैक्ट नहीं कर सकती, लिहाजा क्या होगा कि यहाँ पर फोर्स अप्लाई नहीं होगी। लेकिन अगर ये जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ये इसकी फील्ड के अंदर आ रहा है, अर्थ की फील्ड और फोर्स की फील्ड के अंदर आ रहा है, तो ये अर्थ इसे अट्रैक्ट कर लेगी। तो इसी वजह से आप कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसकी वजह से हो रही है, बेसिकली वो फील्ड की वजह से हो रही है ना, कि अगर फील्ड नहीं होगी तो वहाँ पर ग्रेविटी की अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो बेटा ये आप आंसर था 5.6 का, आप सभी नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5.7 स्टेटमेंट सुनने वो कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल, ये मैं आपको पहले डिस्कस किया हुआ आपके साथ, ये वाला ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, इसका आंसर बेटा पेज नंबर 109 पर लिखा हुआ है। आप सब इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 109 से कर सकते हैं। ये जब हमने फील्ड फोर्स की डेफिनेशन की थी उसके साथ ही ग्रेविटेशनल फील्ड से फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन की थी। बट इसमें होता क्या है कि सपोज वही ग्रेविटी की फील्ड की बात की अर्थ है और इसके बाहर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये इसकी फील्ड रीजन है। ठीक है, इसका क्या नाम देंगे बेटा, फील्ड रीजन। ठीक है, सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ये वाला। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये अर्थ की फील्ड के अंदर आ रहा है, तो ये क्या करेगी बेटा, ये अर्थ इसे अपनी तरफ, अपने सेंटर की तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ। ठीक है, लेकिन
अगर ये ऑब्जेक्ट इस फील्ड से बाहर चला जाए, इस फील्ड से बाहर चला जाए, तो ये अर्थ की ग्रेविटी तो यहाँ तक है, लेकिन ये जो बीच वाला गैप आ रहा है इसे ये पुल नहीं कर पाएगी। तो ये जो फोर्स है वो इस पर एक्सर्ट नहीं होगी क्योंकि ये इसी फील्ड से बाहर चला गया है। तो बेटा आप देखें, इस ये जो ऑब्जेक्ट है जो इस फील्ड रीजन के अंदर लाई कर रहा है, इस पे अर्थ अपनी फोर्स लगाएगी। अर्थ क्या करेगी बेटा? अपनी फोर्स लगाएगी, उसको हम नाम देंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, यानी कि इस यूनिट फोर्स के ऊपर, इस यूनिट मास के ऊपर, हमने कोई मास लिया है 1 kg का सपोज, इसके ऊपर अर्थ जितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई करेगा, अर्थ जितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इसके ऊपर अप्लाई करेगा, वो क्या कहलाएगी? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। यानी कि आप कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अगर किसी यूनिट मास को अप्लाई हो रही है उसको क्या नाम देंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और उसके बाद ये भी बेटा कि अगर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाता जाएगा, यानी कि अर्थ की सरफेस से ऑब्जेक्ट दूर जाता जाएगा, तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी बेटा? कम होती जाएगी। अब वो कह रहा है कि जो अगर एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अर्थ के बहुत क्लोज है, अर्थ के बहुत क्लोज है, तो उस पर जो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू है वो क्या होगी? 10 न्यूटन पर किलोग्राम। ठीक है बेटा, अर्थ की सरफेस के नज़दीक जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है एक यूनिट मास के ऊपर वो कितनी होगी? 10 न्यूटन पर किलोग्राम। ठीक है बेटा, ये आपने इसी तरह शॉर्टली आपने इसे एक्सप्लेन करना है, ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपने करना है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने अच्छी तरह ये समझना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5.8, क्वेश्चन नंबर 5.8 वगैरह कि वाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज इम्पोर्टेंट टू अस, कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, आपने पहले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कानून डिस्कस किया था, जिसमें मैंने कहा था कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैसेज के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके दरमियान डिस्टेंस है उसके। ठीक है, तो आज हम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि ये लॉ हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, किस बेस पर ये इम्पोर्टेंट है, वो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन is important because by using this law we can calculate, हम क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हैं? द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द ऑर्बिटल स्पीड है ऑफ द सैटेलाइट, उसको हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में जो लॉन्ग क्वेश्चन किया था जिसमें हमने और मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट डिस्कस किया था, उसमें हमने किसको यूज़ किया था बेटा? उसमें हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज़ करके आगे प्रोसीड किए थे। तो इससे पहली बात हम क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं? ऑर्बिटल स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, वी कैन कैलकुलेट द masses of different objects or planets। ठीक है, हम इसे क्या करते हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की मैसेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने रिसेंटली एक लॉन्ग क्वेश्चन किया था मैस ऑफ अर्थ, उसका मैस हम किस तरह कैलकुलेट किया था? पहले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज़ करके ही हमने वो मैस कैलकुलेट किया था।
डिराइव हमने यहाँ पे किया था कि F इज इक्वल टू जी एम ई एम और आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इस फॉर्मूले से हमने बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन एस्टिमेट किए थे। ये हमने मॉडिफाई किया हुआ है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हमें मैथ ऑफ अर्थ के लिहाज से मॉडिफाई कर देना है। अब इसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड की थी कि मैथ ऑफ अर्थ को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको पहले मैंने यूज़ किया और इससे जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था मैथ ऑफ अर्थ के अंदर वो ये है एम ई इज इक्वल टू आर स्क्वायर जी और कैपिटल जी। ठीक है, यहाँ इस रिलेशन के जरिए से हमने मैथ ऑफ अर्थ को कैलकुलेट कर लिया था। इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट की थी और उसका जो मैथ ऑफ अर्थ का आंसर आया था वो 6.0 × 10⁻24 आया था। ठीक है, यानी इस फॉर्मूले से हम क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, मैथ ऑफ अर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये तो कुछ इसके थे कि हम क्या इससे कर सकते हैं। इससे हम बहुत सारी चीज़ें डराइव कर सकते हैं कि इससे हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, इससे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो कमेंट्स में पूछ ले। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5.8। इसमें हमें बताना था कि मैं जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को किस किस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बताएंगे इसको हम ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट के लिए फाइंड कर सकते हैं इससे, और क्या चीज़ कैलकुलेट मैस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या प्लैनेट, यानी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और प्लैनेट के मैसेज को हम इससे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा बेटे, हम इसके बाद जो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5.9 वो बहुत आपने किया और बहुत आसान है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसके बाद लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप आ सकते हैं। इसमें हमने कहा था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मैसेज के। ठीक है, और बेटा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/d², यानी कि दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इन दोनों क्वेश्चन को आप कंबाइन कर लें तो आ जाएगा m1 m2/d²। तो अगर आप इस प्रोपोर्शन को यहाँ पर खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा जी m1 m2/d²। ये क्वेश्चन नंबर 1 आप इसे नाम दे रहे हैं। इस इक्वेशन का आप क्या कहेंगे, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इक्वेशन है। यहाँ पर F हमारे पास फोर्स है, G हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, m2 मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट और d हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है बेटा, ये आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे और इसका पेज नंबर है 107। यहाँ से आप इसे कंप्लीटली आप ऐसे एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर लिख सकते हैं। पेज नंबर 107 पर ये आप पढ़ सकते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को आप एक्सप्लेन करें। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम इतने भी क्वेश्चन करने थे, आपने अच्छी तरह करना है और जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एज ए लॉन्ग क्वेश्चन करना, बाकी जो हमने किए हैं आज के लेक्चर में बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे। ठीक है बेटा, अगर किसी का क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।